हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम 10th क्लास के उन प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं जो भौतिक विज्ञान से रिलेटेड हैं और कक्षा 10 की परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसमें से काफी क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे। मैं अगली वीडियो इसकी केवल आंकिक प्रश्न की बनाऊंगा और ये केवल थ्योरी से रिलेटेड है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो बच्चे नहीं हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं कि ये प्रश्नों के आंसर किस तरीके से आसान बनाए जा सकते हैं और आसानी से इन्हें कैसे याद किया जा सकता है। देखते हैं पहला प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम बताइए। प्रकाश का परावर्तन और नियम। तो परावर्तन किससे होता है? परावर्तन होता है उन माध्यमों से जिनमें आर पार नहीं दिखाई देता है। जैसे कि ये पोलीदार तल ले लेते हैं और इस पोलीदार तल पर इसका नाम दे दिया है हमने, क्या है? ये पोलीदार तल है। और जब कोई प्रकाश की किरण इस पोलीदार तल से टकराती है तो टकराकर या तो वो उसी दिशा में वापस आ जाती है या फिर किसी दूसरी दिशा में चली जाती है। तो प्रकाश किरण का किसी पोलीदार से तल से टकराकर उसी दिशा में वापस आ जाना या किसी दूसरी दिशा में टकराकर चला जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये इससे आई और टकराकर इस दिशा में, या तो इसी दिशा में वापस जाएगी या फिर इस दिशा में चली गई। तो ये टकराकर पोलीदार तल से टकराकर किसी दूसरी दिशा में चली गई। तो प्रकाश किरण का किसी पोलीदार तल से टकराकर उसी दिशा में वापस आना या फिर दूसरी दिशा में चला जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब हम चलते हैं, ये कौन सी किरण है और ये कौन सी है? तो इस वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसे? आपतित किरण। यानी कि आने वाली को आपतित किरण और टकराकर जाने वाली को परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो भाई ये दो किरणें हुई और जो इन दोनों को बिल्कुल दो भागों में बांटता है, ऐसी लाइन क्या कहलाती है? ऐसी रेखा को कहते हैं हम अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको हम? अभिलंब। तो ये अभिलंब है। तो इसके दो नियम है। यहाँ पे लिखा है कि प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम बताइए। तो हमने प्रकाश की परिभाषा तो बता दी है परावर्तन की, लेकिन हम नियम बता रहे हैं। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है कि इसमें तीन लाइनें हैं, यानी कि आपतित किरण, इस नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तो इसे परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। और दूसरा नियम क्या है इसका? यहां पर लिख देते हैं दूसरा नियम है क्या? दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण के साथ बनने वाला कोण आई, यानी कि आने वाली के साथ बनने वाला कोण आई और उससे टकराकर जाने वाली के साथ बनने वाला कोण आर, कैसे होने चाहिए? दोनों बराबर होने चाहिए। यानी कि दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। अब चलते हैं हम, ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन ये है कि प्रकाश का अपवर्तन व उसके नियम लिखिए। यहाँ क्या था? परावर्तन, और यहाँ क्या है? अपवर्तन। दोनों ही चीजें अलग हैं। तो अपवर्तन किस में होता है? जब कोई पारदर्शी माध्यम होता है तो उसके लिए अपवर्तन होता है, यानी कि जिसमें आर पार दिखाई देता हो, तो ऐसे माध्यम को हम पारदर्शी कहते हैं। तो हम एक पारदर्शी माध्यम बना लेते हैं, जैसे कि ये मैंने एक पारदर्शी माध्यम बनाया है बोर्ड पर, और इस पर एक प्रकाश की किरण को डाला जाता है। तो ये इस पारदर्शी माध्यम से टकराकर उसी दिशा में पार चली जाती है, यानी कि ये क्या है? पारदर्शी माध्यम। इसको बोलते हैं पारदर्शी माध्यम, जैसे कि कांच वगैरह हमारा, इस तरीके से ये कांच है। तो ये पारदर्शी माध्यम है जिससे आपतित प्रकाश की किरण आती है और इससे टकराकर पार चली जाती है। ठीक है। और इसको एक लाइन खींचते हैं जो अभिलंब का काम करेगी, यानी कि एक अभिलंब रेखा खींची जाती है जो दोनों भागों को बांटती है। तो इसका नाम दे देते हैं अभिलंब, और इसको कहते हैं आपतित किरण। और ये जो पार चली गई इसका नाम होता है अपवर्तित किरण। ये हमें पता होना जरूरी है, तभी हम थ्योरी इसकी समझेंगे। और आपतित किरण के साथ बनने वाला कोण होता है आई, यानी कि इसको हम लिखते हैं साइन
साइन आई, और अपवर्तित किरण के साथ बनने वाला कोण होता है आर, यानी कि आर, तो इसको लिखते हैं हम साइन आर। अब इसकी परिभाषा बताते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से टकराती है और टकराकर उससे पार चली जाती है, तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके भी दो नियम होते हैं। पहला नियम, नियम नंबर 1, यानी कि पहला नियम क्या है? पहला नियम है, इस नियम के अनुसार आपतित किरण का मान, यानी कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। यानी कि आपतित किरण एपी तथा परावर्तित अपवर्तित किरण ये वाली अपवर्तित किरण और अभिलंब कैसे होने चाहिए? तीनों के तीनों एक ही तल में होने चाहिए, तो उसे हम अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या है? बहुत ही इजी नियम है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम भी बोला जाता है। तो स्नेल का नियम बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, या फिर अपवर्तन का दूसरा नियम। तो कितना आसान है, इसको लिखते हैं कि आपतित किरण के साथ जो बनने वाला कोण है साइन आई, आपतित किरण के साथ बनने वाले कोण की कोण की साइन जिया साइन आई, तथा अपवर्तित किरण के साथ बनने वाले कोण की साइन जिया साइन आर, दोनों का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। एक नियतांक के बराबर होता है, तो इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं और इसे अपवर्तन का दूसरा नियम भी कहते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं, इसे n बराबर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 एग्जाम के लिए, जो कि भौतिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये कक्षा 10 के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते चलें। देखो, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? प्रकीर्णन का मतलब होता है कि एक माध्यम बना लेते हैं हम, ऐसा माध्यम बना लेते हैं, ऐसा माध्यम जैसे कि इसमें बहुत सारे कण हैं, और इसमें धूल के, धुएं के, मिट्टी के कण वगैरह हैं। जैसे मान लो इसमें कुछ मिट्टी के कण भी हैं, कुछ धूल के कण भी हैं। इस तरीके से हमने एक माध्यम तैयार किया है। इसमें धुएं के कण भी बना देते हैं हम, इस तरीके से धुएं के कण भी हमने बना दिए। तो ये माध्यम तैयार हो गया है, जिसमें कौन कौन से कण हैं, यानी कि यहाँ पर धूल, मिट्टी, रेत, धुआं आदि आदि के कण हैं। जब कोई प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, कौन से माध्यम से? जिस माध्यम के अंदर क्या क्या होना चाहिए? धूल, मिट्टी, रेत, धुआं आदि के कण होते हैं। तो ऐसे माध्यम से गुजरने पर प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऐसे कणों से टकराकर फैलने लगता है। जैसे कि प्रकाश आया तो इन माध्यम से टकराकर प्रकाश फैलना शुरू हो जाता है। तो प्रकाश के इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रकार से प्रकाश टकराकर बाहर निकलता है और काफी चमकीला और कलरफुल दिखाई देता है। तो प्रकाश का इस तरीके से माध्यम में आना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो ऐसे माध्यम से निकलता है तो प्रकाश क्या हो जाता है? उस कणों से टकराकर फैलने लगता है। तो कणों से टकराकर फैलना प्रकाश का क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और ऐसा क्या होता है? इसका एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के कारण, यानी कि इसमें किसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा? बैंगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। बैंगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। इस तरीके से क्वेश्चन ये वाला पूछ लेता है। तो हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन में? सीधा ये लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है
जिसमें धूल के, मिट्टी के, रेत के आदि के कण होते हैं, तो प्रकाश ऐसे माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में फैलने लगता है और प्रकाश के फैलने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विकिरण कहलाती है। इसी कारण आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर बैंगनी रंग और नीले रंग दोनों रंग मिलकर आसमानी रंग बनाते हैं, जिससे आसमान नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश का रंग कौन से रंग का कारण, कौन से रंग का विकिरण सबसे ज्यादा होता है? नीले और बैंगनी का। और सबसे कम किसका होता है? सबसे कम किसका होता है? सबसे कम लाल रंग का होता है। लाल रंग का विकिरण होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है प्रकाश के विकिरण का। अब हम चलते हैं क्रांति कोण की ओर, जिसे कहते हैं क्रांति कोण क्या होता है। ये टॉपिक हमने एकदम क्लियर कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। मैंने आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को जो समझने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, ये 3 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं चौथे टॉपिक की ओर। क्रांति कोण किसे कहते हैं? क्रांति कोण अभी अभी हमने एक थ्योरी पढ़ी थी अभी अभी पहले, कि जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से टकराता है, कैसे माध्यम से टकराता है? पारदर्शी माध्यम, तो वही क्या हो जाता है? वो पार चला जाता है। लेकिन अगर हम उस पारदर्शी माध्यम पर अगर हम इस तरीके से प्रकाश को डालते हैं, तो वो क्या होता है? पार चला जाता है। तो ये कौन सा कोण है? ये कौन सा कोण है? ये आपतन कोण है, आई। लेकिन अगर हम इसी प्रकाश को थोड़ा नीचे कर दें ऐसे, यानी कि इस कंडीशन में कर दें, यानी कि आपतन कोण में, तो ये अपवर्तन नहीं होगा, ये सीधा इधर को चला जाएगा। यानी कि क्या हुआ? इसका कुछ देखने में ऐसा आया, जैसे ही हमने इसका कोण बढ़ा दिया, यानी कि इसको सी बना दिया, इस कोण का आपतन कोण से इसका मान बढ़ा दिया। ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। आपतन कोण का मान जैसे ही हमने ज्यादा किया, तो क्या दिखाई दिया? वो प्रकाश की किरण पार नहीं हुई। इसके हिसाब से तो पार हुई, लेकिन इसके हिसाब से जैसे नीचे किया तो सीधी परावर्तित हो गई। क्या हो गई भाई? परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, एक घटना तो ये हो गई। और एक कंडीशन ये आती है कि अगर हम इसको थोड़ा इससे ऊपर कर दें, यानी कि अगर हम इसको सी से थोड़ा यहां लिया है, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे चली जाती है। तो अब अभिलंब से ये वाला जो कोण बना है, ये 90 का कोण बना है। तो ये वाले 3 एंगल मैंने आपको बना के दिखाए हैं, तीनों बड़ी छोटी बड़ी लाइन करके दिखा देता हूं। ये सबसे बड़ी लाइन कर दे, इसे छोटी कर देते हैं, इसे बड़ी कर देते हैं। तो देखो, एक कोण तो ये बना है और एक कोण बना है ये वाला पूरा, इसको मिटान देते हैं, पहले ये वाला बना लेते हैं। एक तो ये बना लेते हैं, ये सिंगल बना है, इसको डबल बना दिया है, और फिर इससे भी अगला कोण बना है। तो ये कोण और ये कोण क्या हो गया? अब मैंने 3 एंगल बनाकर यहां पर दिखाए हैं। तो कुछ ऐसी घटना दिख रही है जिसमें एक लाइन आई है तो पार चला गया, लेकिन थोड़ी सी नीचे खसकाई मैंने, तो वो क्या हो गई? 90 अंश के कोण पर उठ गई। तो प्रकाश का क्या है? क्रांति कोण क्या है? कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से टकराती है, इतने कोण पर टकराती है कि उससे अपवर्तित होकर वो अभिलंब से 90 अंश का कोण बनाते हुए अपवर्तित हो जाए। कितने अंश का कोण बनाते हुए अपवर्तित हो जाए? 90 अंश का कोण बनाते हुए अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। तो इस समय ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये हमारा क्या हो जाएगा? वायु माध्यम में बना कोण क्रांति कोण हो जाएगा। ये वाला कोण क्या कहलाएगा? हमारा क्रांति कोण। क्रांति कोण, इस समय ये हमारा क्रांति कोण हो जाएगा। और आगे चलते हैं। जैसे ही अगला क्वेश्चन हमारा, इससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये और ये दोनों एक जैसे लगभग। तो हमने क्या करा? क्रांति कोण से और थोड़ी सी नीचे कर दिया, थोड़ी सी और नीचे कर दिया, तो क्या दिखाई दिया? कि वो प्रकाश की किरण इससे चिपक कर जा रही थी, अब वो इससे चिपक कर ना जाके बिल्कुल परावर्तित हो गई, पार ही नहीं गई। तो ऐसी घटना को इस वाली घटना को क्या कहते हैं? ये जो हो रही है, ये कहलाएगी हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है ये। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से इतने कोण पर टकराती है कि वह
क्रांति कोण से अधिक कोण पर, क्रांति कोण से अधिक कोण पर टकराती है तो वह पार नहीं जाती है, क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। और क्रांति कोण के आपतित किरण इतने कोण पर आपतित होती हो कि प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर अभिलंब से क्या करे, 90 अंश का कोण बनाते हुए पार चली जाए, तो क्या कहेंगे, उसको हम क्रांति कोण कहते हैं। ये कोण मैंने दोनों अच्छे से समझा दिए हैं, पूर्णांतरिक और आंतरिक कोण, क्रांति कोण, सॉरी। अब प्रिज्म किसे कहते हैं, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। प्रिज्म को देख लेते हैं, प्रिज्म क्या है, कैसा है, क्या क्या इसकी क्वालिटियां होती हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, वो सब देख लेते हैं कि प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म है क्या। तो प्रिज्म एक त्रिभुज जैसी आकृति होती है, लेकिन इसमें 5 साइडें होती हैं, इसमें 5 साइडें होती हैं, 3 आयताकार होती हैं और 2 त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार ऐसी होती हैं जैसे सामने दिखाई दे रही हैं, और आयताकार ये वाली आयताकार होती हैं, ये आयताकार, ये आयताकार, ये आयताकार, और तीनों आयत मिलकर बनाती हैं त्रिभुजाकार। एक पीछे त्रिभुज, एक सामने त्रिभुज। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुजाकार पृष्ठ और 3 आयताकार पृष्ठ मिलकर एक प्रिज्म को बनाते हैं, जिसे हम प्रिज्म कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि ऐसा पारदर्शी माध्यम जो श्वेत प्रकाश की किरण को क्या कर देता है, एक से अधिक रंगों में बांट देता है, एक से अधिक रंगों में क्या कर देता है, बांट देता है, तो उसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन को, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हमने इस पर प्रकाश की किरण डाल दी और ये अभिलंब की ओर झुकी और इस प्रकार ये चल गई, तो इस प्रकार इससे काफी रंग निकलेंगे जो विप की ओर होंगे। 7 रंग निकलते हैं, 7 रंग का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 रंग फालतू हो चुके, 7 रंग का प्रकीर्णन होता है। सबसे ऊपर का रंग जो होगा वो लाल रंग होता है, लाल रंग, और सबसे नीचे का जो होता है वो बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग। तो हम डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, ये क्या हमारा, ये प्रिज्म है, इसको क्या बोलेंगे हम, एक प्रिज्म। तो परिभाषा कैसे देनी है कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, इसे पारदर्शी माध्यम बोल सकते हैं, पारदर्शी माध्यम। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो श्वेत प्रकाश की किरण को अनेक रंगों की प्रकाश की किरणों में बांट देता है। तो इस प्रकार के पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब क्या बताना है, प्रिज्म में 2 बातें और पूछिए, इसमें सबसे कम व अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है और विचलन कोण किसका अधिक या कम होता है। तो हम बता देते हैं, देखो तरंगदैर्घ्य इसकी सबसे ज्यादा होगी, लाल की तरंगदैर्घ्य जो है वो लाल की सबसे ज्यादा होती है तरंगदैर्घ्य, ठीक है। और विचलन कोण जो सबसे ऊपर होगा उसका कोण सबसे कम होगा, विचलन कोण। इसका लाल का विचलन कोण क्या है, सबसे कम। तो देखो इसका एंगल कितना बन गया है, इससे दूसरे का एंगल देखो तो और नीचे जाएगा, इससे दूसरे का और नीचे जाएगा, इससे और नीचे जाएगा, और इस वाले का और नीचे जाएगा। इस तरीके से एंगल ये बढ़ता जा रहा है नीचे को। तो ये विचलन कोण है हमारा, जितने भी ये विचलित हुई है इस पृष्ठ से, तो वो विचलन कोण है। तो यहाँ पर बात ये आई है कि तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल की होती है, तरंगदैर्घ्य बड़ी होती है या ज्यादा होती है, और तरंगदैर्घ्य कम होती है। क्या होती है यहाँ पर, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, ठीक है। 2 बातें तो ये आ गई, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। अब आपको दिख रहा होगा इसमें कि विचलन कोण सब किसका ज्यादा होगा, तो देखो बैंगनी रंग का विचलन कोण ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, बैंगनी रंग का क्या विचलन ज्यादा है, विचलन अधिक है, ठीक है। और लाल रंग का विचलन क्या है, विचलन कम है। तो इस तरीके से चित्र के माध्यम से हम इस थ्योरी को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, जो कि इसमें 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आते हैं। इन 10 में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। 100% इनमें से 6-7 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
आप देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है क्या हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये प्री से रिलेटेड था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। भाई भाई दो वर्ड आए हमारे, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। भाई ये क्या है? निकट का मतलब होता है पास, ठीक है, और एक है हमारा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष ये क्या है? दूर का मतलब होता है दूरी, ज्यादा, मतलब दूर का मतलब अधिक या ज्यादा, ज्यादा या अधिक, ज्यादा या अधिक दूर। तो निकट का मतलब पास। जो व्यक्ति की आंख में जो दोष होता है वह व्यक्ति वहीं की वस्तुओं को साफ और स्पष्ट देख पाता है। जैसे यह व्यक्ति, जिस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष होगा वह पास की वस्तु, वह पास की वस्तु साफ देखता है, साफ देखता है। दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, नहीं देख पाता है। इसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और ये क्या हुआ, दूर कैसे हो? भाई दूर की नहीं देख रहा है, तो हमें फॉर्मूला बता है कि दो लेंस होते हैं हमारे पास। यहां लिख देते हैं हम, एक लिखते हैं अवतल और एक लिखते हैं उत्तल। तो जिसमें ज्यादा अक्षर है वो दूर के लिए काम करेगा। भाई ज्यादा अक्षर है तो ज्यादा अक्षर वाला ज्यादा दूरी के लिए, तो ज्यादा दूरी, यानी कि अवतल किसके लिए होगा? ज्यादा दूरी, ज्यादा ज्यादा दूरी, यानी कि दूर के लिए, दूर के लिए क्या आ जाएगा? अवतल। और 1 2 3 3.5 है तो पास के लिए, पास के लिए, पास की देख रही है तो पास के लिए क्या चाहिए? उत्तर। अब देखो भाई ये कहाँ की नहीं देख रहा, दूर की नहीं देख रहा, तो कौन सा लेंस चाहिए? कभी कभी भूल लेता कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम अवतल लेंस की आवश्यकता। तो इसका निवारण कैसे हो सकता है? निवारण किसके द्वारा होगा? निवारण अवतल लेंस से इसका निवारण हो जाएगा। अब बात आती है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या है? जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं परंतु पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं। इसमें दूर दृष्टि दोष में, इसमें दूर की वस्तुएं ही साफ दिखती हैं, दूर की वस्तु ही साफ देखता है, साफ देखता है, देखता है, परंतु पास की नहीं देख पाता है, नहीं देख पाता है। ठीक है, तो ये कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष है। दूर की देख रहा, पास की नहीं देख रहा, तो पास के लिए कौन सा लेंस होगा? निवारण क्या होगा इसका? निवारण, तो निवारण भाई पास की नहीं देख रहा है तो पास के देखने के लिए कौन सा? पास के लिए उत्तल लेंस। तो यहां पर लिख देंगे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक बता दी है ये कि अवतल में 4 अक्षर है, दूर का देखने के लिए अवतल और पास का देखने के लिए उत्तल। उत्तल में कम अक्षर है, 3.5 है, इसमें 4 है, तो ये ज्यादा वाला दूर के लिए और कम वाला पास के लिए देखने के लिए होता है। तो ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हमने क्लियर कर दिया है बिल्कुल। और इसमें कोई आपको आशा करते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी समझने में। और ये डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में लिखिए और इसे याद करिए और इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। अब यहाँ पर अगला टॉपिक है, स्वस्थ व्यक्ति की आंखों के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है? अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, यदि व्यक्ति स्वस्थ है, यदि व्यक्ति स्वस्थ है, स्वस्थ का मतलब ठीक है, एकदम बढ़िया, तो वो कहां तक देख सकता है? पास की दूरी क्या है उसकी? पास की दूरी है 25 सेंटीमीटर, यानी कि पास की दूरी उसकी 25 सेंटीमीटर होगी। वो पास का 25 सेंटीमीटर की दूरी तक साफ देख सकता है। और दूर की दूरी, ऐसी दूर की दूरी को देखने के लिए दूर की दूरी जो होगी वो अनंत होगी, यानी कि अनंत का मतलब कहीं तक भी देख सकता है, यानी कि अनंत, कहीं तक भी वो देख सकता है। दूर बिंदु उसका, सही व्यक्ति कहीं तक भी देख सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, ये 8 टॉपिक हो गए। 9वां टॉपिक हमारा क्या है? विद्युत धारा की परिभाषा, और कहा है इसका मात्रक है, यानी कि विद्युत धारा की परिभाषा प्लस उसका मात्रक। तो विद्युत धारा क्या है भाई? विद्युत धारा होती है I बराबर Q/T, Q/T। तो Q को कहते हैं हम आवेश और T को कहते हैं समय, और ये हो गई है हमारी धारा।
तो ये किस में चलेगा भाई, चालक तार ले लेते हैं, एक तार ले लेते हैं हम तार, और तार में हमने आई धारा प्रवाहित कर दी, सॉरी यहाँ पर क्यू आवेश प्रवाहित कर दिया, यहां तक आ गया ये प्रवाहित होकर। ठीक, कितने टाइम में आया, मान लेते हैं 1 सेकंड में आ गया, 1 सेकंड में। तो जब किसी चालक तार में एक सिरे से, मान लो से ए बी है, ये ए बी सिरा है, तो जब किसी चालक तार के अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोई आवेश प्रवाहित होता है, तो वह आवेश 1 सेकंड में जितना प्रवाहित हो जाता है वह विद्युत धारा कहलाती है। यानी कि आवेश और समय का अनुपात ही विद्युत धारा कहलाता है। आवेश और समय का अनुपात ही विद्युत धारा कहलाता है। तो डेफिनेशन में लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, आवेश तथा समय का अनुपात विद्युत धारा कहलाता है। इसका मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर इसका मात्रक है, ठीक है। और इसका दूसरा मात्रक क्या हो सकता है, आवेश को कूलाम में रिप्रेजेंट करते हैं और समय को टी में, तो क्या हो गया, कूलाम प्रति सेकंड भी इसका मात्रक हो सकता है। तो कूलाम प्रति सेकंड भी इसका मात्रक हो सकता है और एम्पियर भी। तो दोनों मात्रक में इसका एसआई मात्रक जो है वो एसआई मात्रक इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम एसआई मात्रक एम्पियर है विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा की परिभाषा मैंने आपको बता दी है आराम से, कितना आसान है। ओम का नियम क्या है, सही, ओम का नियम है लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, फिजिक्स का, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है और लंबा टॉपिक भी है। इससे आसान बनाने के लिए और कितनी आसानी से कर सकते हैं हम दिखाते हैं, इसको कैसे लिखते हैं। इस तरीके से हमने ए और बी 2 पॉइंट ले लिए हैं और इसमें आई धारा को प्रवाहित कर दिया है। तो इस आई धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों के बीच में विभव भी आ जाता है। क्या आ जाता है, विभव भी उत्पन्न हो जाता है। तो वही उत्पन्न हो जाता है। तो ओम का नियम हम करा रहे हैं। अब ओम के नियम से रिलेटेड बातें हो रही है यहाँ पर। ओम का नियम, ओम का नियम क्या है, तो 2 बातें। ओम का नियम केवल चालक धातुओं के लिए ही काम करेगा, अचालक के लिए नहीं काम करता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं यह केवल चालक पदार्थों के लिए सत्य है, ठीक है। मतलब जिसमें लाइट चल सकती है केवल उसी के लिए यह काम करेगा, वरना किसी पे ऐसे प्लास्टिक ले लिया, लकड़ी ले लिया, कागज ले लिया, उन पे काम नहीं करेगा। विद्युत धारा नहीं चलती है ना जिसमें, उन पे काम नहीं करता। जिसमें लाइट चलती है उसमें काम करता। तो हमने इसीलिए एक चालक तार लिया है। चालक तार किसका हो सकता है, लोहा हो सकता है, तांबा हो सकता है, चांदी हो सकता है, हो सकता है, कॉपर, लोहा, सोना हो सकता है, सोना चांदी कुछ भी हो सकता है। तो हम चलते हैं, जब किसी, ओम का नियम क्या कहता है, पहली बात ओम का नियम पदार्थों के लिए सत्य है। कौन से पदार्थ, जो चालक पदार्थ है। अब बताता क्या है, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर को लगाया जाता है तो उसमें धारा चलने लगती है। या इसका अपोजिट, जब किसी चालक तार के सिरों, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसमें विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो इस विभवांतर का जो मान है, यानी कि विभवांतर का जो मान होगा, यानी कि विभवांतर का जो मान होगा, यानी कि बी का, वो अनुक्रमानुपाती होगा प्रवाहित धारा के। किसके अनुक्रमानुपाती होगा, प्रवाहित धारा के। ये ओम का नियम है। तो वही प्रवाहित धारा क्या है, तो विभव हमारा बी है, अनुक्रमानुपाती होगा आई के। जैसे ही इस चीज को हटाएंगे, यानी कि यही तो ओम का नियम है कि जब किसी, इस नियम के अनुसार जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं लगातार, तो उसके सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ये जो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, इस विभवांतर का जो मान है वो बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब यानी कि जितनी ज्यादा धारा होगी उतना ही ज्यादा विभवांतर होगा, ये बताता है अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती का जैसे ही साइन हटाएंगे तो एक आर आ जाएगा, जो कि एक नियतांक है, जिसे ओम नियतांक कहते हैं। यानी कि ये हो गया तुम्हारा आर, और इसे हम लिखते हैं B बराबर शॉर्ट फॉर्म में आई आर लिख देंगे। ये हमारे याद हो जाएगा। यही ओम के नियम के लिए सूत्र है, यही ओम के नियम का सूत्र है, यही ओम के
नियम का सूत्र है। अब ये जो आर है, जहां आर एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे ओम नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे ओम नियतांक। और इसका दूसरा नाम प्रतिरोध है। इसे प्रतिरोध भी कहा जाता है। ठीक है। ये प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? ये प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तो भाई ये प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? नंबर 1 लिख देते हैं, चालक के पदार्थ पर। चालक के पदार्थ पर यानी कि पदार्थ पर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था लोहा सोना चांदी तांबा, इस पर भी निर्भर करता है। भाई लोहा होगा तो कम करंट चलेगा, तांबा होगा तो ज्यादा चलेगा, चांदी होगा तो उसमें भी ज्यादा चलेगा, बहुत ज्यादा चलेगा, और सोना होगा तो उसमें भी चलेगा। सबसे ज्यादा करंट चांदी में चलता है, याद रखें। दूसरा पॉइंट, लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई पर। और तीसरा पॉइंट, उसकी चौड़ाई पर भी निर्भर करता है, मोटाई पर निर्भर करता है, मोटाई पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार ये ओम का नियम 3 बातों पर निर्भर करता है। उम्मीद करते हैं ये फिजिक्स के लिए जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे और आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर समझ पाए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते चले। थैंक यू, धन्यवाद।